हेलो एवरीवन। आज फिज़िक्स के इस सेशन में हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कुछ स्पेशल एमसीक्यूज़ को देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में असमान रूप से प्रसारित हो जाता है। इस घटना को कहते हैं इस घटना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें जो है धूलकण या अन्य सूक्ष्म कणों से में पड़ता है तो उससे क्या हो जाता है, सभी दिशाओं में असमान रूप से किरणें जो है प्रसारित हो जाती है और इसी घटना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। धूलकण ही वायुमंडल में विसरण का कारण है। धूलकण की ही वजह से जब प्रकाश उन पर पड़ता है तो वह सभी दिशाओं में असमान रूप से प्रसारित हो जाते हैं और प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है धूलकण। सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलाना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। जब प्रकाश की किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विकसित प्रकाश जो है परावर्तित होकर हमारे नेत्रों तक पहुंचता है। यानी कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा टिंडल इफेक्ट, जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें है ना द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। जब आसमान में बादल छाए रहते हैं उस समय भी कुछ स्थितियों को देखा जा सकता है। यद्यपि कोहरा बहुत छोटी छोटी जल की बूंदों का बना होता है तब भी हम कोहरे में से स्पष्ट नहीं देख सकते हैं क्योंकि बूंदों में से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कोहरे में उपस्थित जल की बूंदें प्रकाश का ध्रुवण करती है। जल की बूंदें प्रकाश के लिए अपारदर्शी होती है। जल की बूंदें अधिकतम प्रकाश का प्रकीर्णन करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल की बूंदें अधिकतम प्रकाश का प्रकीर्णन करती है। रमन का प्रभाव, जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, निम्न में से संबंधित है? नाभिक की ऊर्जा से, लेज़र से, प्रकाश के प्रकीर्णन से, ट्रांजिस्टर से। तो इसका सही आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स के लिए ही सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार मिला था और यह नोबेल पुरस्कार उन्हें 1930 में प्राप्त हुआ। साथ ही साथ 1954 ईस्वी में उनको भारत रत्न से भी नवाजा गया। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी का, लाल का, हरा का, नीला का? तो सबसे अधिक प्रकीर्णन जो हो वह बैंगनी रंग का होता है। किसका होता है? वॉयलेट कलर का प्रकीर्णन जो है वो सबसे अधिक होता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? बैंगनी का, लाल का, नीला का, हरा का? तो सबसे कम प्रकीर्णन जो है वो लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है? लाल रंग का। लाल वर्ण का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग कितनी होती है? 1.8 गुना, 10 गुना, 100 गुना या फिर 18 गुना? तो इसका सही आंसर है 1.8 गुना जो होता है अधिक होता है। अब विभिन्न वर्णों के तरंगदैर्घ्य को देख लेते हैं। तो सबसे पहला है वॉयलेट, बैंगनी। बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 4460 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। जामुनी यानी इंडिगो
कलर का जो वेवलेंथ होता है 4460 एंगस्ट्रॉम से 4650 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। वहीं पर नीला यानी ब्लू कलर का जो तरंगदैर्घ्य होता है 4650 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। हरे कलर का यानी ग्रीन कलर का जो तरंगदैर्घ्य होता है 5000 एंगस्ट्रॉम से 5700 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। पीले वर्ण का जो तरंगदैर्घ्य होता है 5700 एंगस्ट्रॉम से 5900 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। नारंगी यानी ऑरेंज कलर का जो वेवलेंथ होता है 5900 से 6200 के बीच में इसका तरंगदैर्घ्य होता है। और लास्ट में रेड कलर का जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है वो 6200 एंगस्ट्रॉम से 76 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसका होता है। यानी सबसे अधिक जो वेवलेंथ होता है वो रेड कलर का होता है और सबसे कम वेवलेंथ जो होता है वो बैंगनी कलर का होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, जल के ऊपरी सतह के कारण। तो इसका सही आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जो जल है वो नीला दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करता है। और हम सब जानते हैं कि लाल वर्ण का प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है नीले की अपेक्षा 1.8 गुना होता है। तो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं और यही प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में पड़ता है, तब हमें आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। खतरे का सिग्नल के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, आँखों के लिए आरामदायक है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो इसका सही आंसर है कि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग कोहरे या धुएं से कम प्रकीर्णित हो पाता है अन्य रंगों की अपेक्षा, इसलिए दूर से देखने पर भी दिखलाई देता है। और यही कारण है कि खतरे का सिग्नल के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देगा नीला, नारंगी, काला, सफ़ेद। तो इसका सही आंसर है काला यानी ब्लैक। और जब वायुमंडल ही नहीं रहेगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण क्या होगा, आसमान का जो रंग है वह काला दिखाई देगा। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का प्रतीत होता है? तो इसका सही आंसर है काला। किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला प्रतीत होता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है और जब वायुमंडल नहीं होता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है और जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है तो आसमान कैसा नजर आएगा, आकाश कैसा नजर आएगा, वो ब्लैक कलर का नजर आएगा। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी लाल दिखाई देता है। इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स के कारण ही सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर से लंबी दूरी तय करके हमारे नेत्रों तक पहुंचती है यानी हमारे आँखों तक पहुंचती है। जो वातावरण होता है उसमें उपस्थित जो कण होते हैं उसके कारण इसमें अत्यधिक मात्रा में नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाता है, ठीक है, जिससे इसमें आसमानी यानी नीला रंग की अनुपस्थिति हो जाती है और लाल रंग की अधिकता हो जाती है और इसी कारण जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है लाल दिखाई देता है। जब चांद क्षितिज के समीप होता है तो इस किसके कारण बड़ा दिखाई देता है?
वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, विवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जब चांद क्षितिज के समीप होता है तो वह बड़ा दिखाई देता है। ये पृथ्वी है और ये क्षितिज है। जब चांद या सूर्य जो भी है वह सूर्य या चांद जब क्षितिज के समीप होता है तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वह थोड़ा सा क्या होता है, उठा हुआ नज़र आता है, यानी बड़ा हुआ नज़र आता है। तारे रात को टिमटिमाते प्रतीत होते हैं क्योंकि वह ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, विवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे रात को टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। जब तारों के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश पृथ्वी के सतह पर पहुंचता है, पृथ्वी के सतह पर पहुंचता है तो मार्ग में वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा उसका अपवर्तन होता है। जब प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे की जो आभासी स्थिति है इसकी वास्तविक स्थिति से अलग होती है, चूँकि वायुमंडल के तापमान व घनत्व भी जो होते हैं वे क्या होते हैं, बदलते रहते हैं तथा गतिशील भी रहते हैं। अतः तारे की आभासी स्थिति भी निरंतर बदलते रहती है। तारों की स्थिति में निरंतर परिवर्तन के कारण यह हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य चिपटा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकाश का परावर्तन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है वह चपटा दिखाई देता है। सूर्योदय से कुछ समय पहले एवं सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है, इसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रातःकाल तथा संध्याकाल जब सूर्य क्षितिज के नीचे रहता है तो क्षितिज से नीचे स्थित सूर्य की किरणें हमारे नेत्रों तक पहुंचती है, क्योंकि वातावरण के सघन परतों में सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन होता है। यह किरणें हमें सूर्य की आभासी स्थिति से आती हुई प्रतीत होती है, जिसकी स्थिति क्षितिज से जस्ट ऊपर रहती है। इसी कारण हम सूर्य को अस्त या सूर्योदय के पहले कुछ मिनटों तक देख सकते हैं। सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो इसका सही आंसर है 2 मिनट। इसका सही आंसर है 2 मिनट। वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ है सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार कर जाना। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व दिखलाई देता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक सूर्य हमें दिखलाई देता है। तो यह घटना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। नेक्स्ट हम लोग का मैचिंग है परिघटना और सिद्धांत। आकाश का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखलाई देता है। हीरे का झिलमिलाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। संध्या के समय सूर्य के क्षितिज के नीचे जाने के पश्चात भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है। इसका सही आंसर है प्रकाश का अपवर्तन, यानी इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो हम लोगों का राइट आंसर है। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है वातावरण से सूर्य के प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, वातावरण से सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सूर्य के प्रकाश के अवशोषण के कारण, वातावरण से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स पे देना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।